तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस 2.2। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। एनडीए 2019 का पीवाईक्यू आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी सेक्शन कवर करने वाले हैं। हिंदी सेक्शन के 13 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, राइट। हिंदी सेक्शन में देखिए, आपको बस कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। हिंदी सेक्शन में आता क्या क्या है आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। सिंपल है, आपके गद्य का पोर्शन आएगा, फिर उसके बाद एक पद्य का पोर्शन आएगा। इन दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे, और इसके बाद आपका हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा, राइट। सिंपल है। गद्य को थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा जैसे 2 मिनट आपने टाइम दिया, पढ़ा समझा, क्वेश्चन पे आए, किए, आगे बढ़ गए। फिर जब पद्य की बात करेंगे, उसे पढ़ा समझा, टाइम दिया 2 मिनट, फिर क्वेश्चन किया, आगे बढ़ गए। हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, अपने आप को एज अ टीचर समझना है आपको, और फिर क्वेश्चंस को आपको काउंटर करना है। ऐसे काउंटर नहीं करना है कि आपको आप ऐसे बच्चे की तरह क्वेश्चन नहीं करना है, आपको इस पॉइंट पे करना है, ये समझ के करना है कि आप एक टीचर की तरह हो, राइट। फिर आपके आंसर्स एकदम राइट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस पे फटाफट आ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? पहला हमें गद्यांश का पोर्शन दिया हुआ है, और इस गद्यांश के पोर्शन को हमें पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन फटाफट करने। गद्यांश को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, गद्यांश से आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। आधुनिक शिक्षा यानी अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, कि उसका नतीजा तो हमने देख लिया। नतीजा यानी रिजल्ट हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विकसित विज्ञान मतलब डेवलप करने वाला जो साइंस होता है आपका, या टेक्नोलॉजिकल जो साइंस, इसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। तृप्ति का मतलब उसे संतुष्टि नहीं होती, उसे सुकून नहीं मिलता। आप इसका अगर वर्ड का अर्थ जानना चाहो, तो इसका मतलब होता है संतुष्टि, यानी उसको कहीं सुकून नहीं मिलता है। इसकी बात करें, इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते। लेखक देखिए बहुत बड़ी बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसे समझ सके या इससे कनेक्ट कर पाए, तो आप इसके अगर भाव को समझेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति क्या होता है कि तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। इसका कारण है कि हमारा जो फोकस है, वो स्वाभाविक और आवश्यक अंग को हमने छोड़ दिया है, सब्जेक्ट को। जो मेन है, जो हमारे जीवन से संबंधित चीजें हैं, फिलॉसफी है, जैसे दर्शन है, जो हमारे ज्ञान विज्ञान है, या ज्ञान की बातें हैं, तो उसको हमने नकार दिया है। हमारी जो एक्चुअल एजुकेशन पॉलिसी थी या एजुकेशन सिस्टम था, उसको नकार के हम वेस्टर्न की ओर भागे जा रहे हैं, और जिसमें क्या है, साइंस की ओर भागना है। अब साइंस क्या करता है? साइंस कितना भी पढ़ लो, आप जितने अच्छे साइंटिस्ट बनोगे, उतना अच्छा कुछ आप नया ढूंढोगे इन्वायरमेंट को बर्बाद करने का, राइट। तो एक कहीं ना कहीं ये एक तरफा विकास होता है। बाकी मोर पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर होलिस्टिक अप्रोच पे बात करें, तो ये इस विकास नहीं करता, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। ऐसा करने के बाद, जैसे आप ऐसे समझो कि आज का टाइम जो है, जिस रेस में सब लगे हैं, वो क्या है, पैसा कमाना, रुतबा कमाना, अपनी कोई एक पोस्ट होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपका व्यक्तित्व तो नहीं निखर रहा है, आप पागलपन के चीजों के पीछे भाग रहे हो, आप मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हो, तो आपको तृप्ति नहीं मिलेगा, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, आपको पीस नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। बाल्यावस्था में ही कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। अब सिंपल देखिए, कला शिक्षा को बाल्यावस्था से ही कभी उचित स्थान नहीं दिया गया। कला यानी आपके जो आर्ट्स होते हैं। अब आर्ट्स में केवल आर्ट नहीं आता जो आप बनाते हो, आर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। आर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप आर्ट में समझ सकते हो कि आपका कोई राइटर आता है जो लिखता है कुछ भी, या जो पेंटर कुछ पेंटिंग करता है, ये सारे आर्ट्स होते हैं, फाइन आर्ट्स बोलते हैं इन्हें। हाँ, तो इसी कह रहे हैं कि कला शिक्षा को यानी आर्ट सेक्शन को हमने क्या किया, हम नेग्लेक्ट कर दिया। हमें लगता है जो साइंस स्ट्रीम है वो बहुत बेटर है, और जो आर्ट वाला सेक्शन है वो बढ़िया नहीं है, या उससे कोई फायदा नहीं है। बट एक्चुअल में जीवन, जो एक्चुअल जीवन को आप समझोगे, या जीवन से संबंधित चीजों को समझोगे, वो आपको फाइन आर्ट्स ही सिखाएगा, आपको अनुभव सिखाएगा, आपको इंसान बनाएगा, ना कि एक रोबोट। जहां मिलता भी है, वहां बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियां निकाल दी जाती है, क्योंकि हमारा देखिए ओवरऑल फोकस क्या होता है, मैथ का फोकस होता है, साइंस का फोकस होता है, इंग्लिश का फोकस होता है, पर कला पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। कला, हमारा एक समाज ही ऐसा नहीं है जो कला पे ध्यान दिया जाए, या ऐसा बच्चों को प्रोत्साहित करे। हम कभी बच्चों को ये नहीं बताते कि कला भी ठीक है, अच्छी चीज है, उस पे भी ध्यान दो। हम हमेशा उन्हें दौड़ाते हैं कि आपको नहीं करना, आपको साइंस करना है, मैथ्स करना है, ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर बनाने पे लगे। तो ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हर्बर्ट रीड एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने क्या कहा, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद
किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है और बहुत गूढ़ बात बोली। उन्होंने क्या बोला कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। कि हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उनका बुनियाद क्या है? तार्किक है। हम फैक्ट्स को ध्यान देते हैं। अगर फैक्चुअली हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हम उस चीज को नहीं मान पाते, या हम इस बात को नहीं मानते कि वो चीज सही हो सकती, क्योंकि हम फैक्ट्स की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। राइट, तो उसी की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इन पर एकमात्र जोर देने का कारण कला प्रवृत्तियां हैं जो भावना प्रधान होती हैं। भावना प्रधान मतलब इमोशंस, जिसमें ज्यादा इमोशंस को वैल्यू दी जाती है, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल ही जाती है। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, आगे ठीक है ये भी बोलेंगे कि ये पाठ्यक्रम से ही नहीं निकलती, आप ऐसे समझ के लो बच्चे के जीवन से निकल जाती। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल प्रॉपरली होगा। राइट, कि बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती। आप जब कला को तवज्जो नहीं देते, कला को आप सहारा नहीं देते, कला को आप स्थान नहीं देते अपने जीवन में या अपने सब्जेक्ट्स में, तो क्या होता है? भूगोल पढ़ के, आप मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो, बट जीवन का जो रस है, जो जीवन में तृप्ति है, जो संतुष्टि है, जो पीस की बात है, सांत्वना नहीं कहेंगे, जो कहेंगे शांति की बात है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून आपको एक कमरे में आराम से अपने बेड पे लेट के आएगा। राइट, और जो साइंस होगा आपको लग्जरी की बात करेगा, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करेगा। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। अब किशोरावस्था में बच्चों को एक गलत वे में लिया जा रहा है, उन्हें हमेशा साइंस की बात बताई गई, मैथ की बात बताई गई, और ये हमें लगता है कि एक पर्सपेक्टिव से सही है कि हम विकसित कर रहे हैं, पर ये एक विकास जो है वो एक तरफा विकास है, ये चारों ओर का विकास नहीं है। जो व्यक्तित्व होता है हमारा, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, उसकी इंप्रूवमेंट उसमें कुछ भी नहीं हो पाती, या वो एक रोबोट बनाती है हमें और कुछ भी नहीं, इंसान नहीं बनाती। जो इंसानियत हमारे अंदर का वो निकल जाता है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। जो सभ्यता है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल अपने आप को सोचता है, वो अपने आप को इंडिविजुअल मानता है, वो कम्युनिटी को, समाज को नकार रहा है, निग्लेक्ट करता जा रहा है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है। मानस मतलब मन यानी चित्त, यानी उसका मस्तिष्क पूरी तरह से अस्वस्थ है, यानी बीमार है। उसका जो विकास हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो रोबोट बन रहा है, ना कि एक इंसान। परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया भर ध्वंस होने का ज्वर बढ़ चढ़ा है। पूरा समाज बिखरा पड़ा है, दुनिया बर्बाद हुई जा रही है, क्योंकि हर कोई अब इंडिविजुअल बात करता है। जब आप एक समाज के पर्सपेक्टिव से कोई काम करते हो उसमें अंतर होता है, जब आप इंडिविजुअल अपने लाभ के लिए काम करते हो तो उसमें अंतर होता है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि हर कोई अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, ना कि समाज के लिए, देश के लिए। देश की बातें ही नहीं आती सबके मन में, तो इसकी बात है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है, और हमारा ज्ञान विज्ञान क्या है? जो हमारे साइंस है, जो हमारे मैथ्स है, वो इन्हीं को और पुश किए जा रहे हैं। सबको लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान विज्ञान क्या होता है, कि आपका एक तरफा विकास कर रहा है, ना कि चारों तरफ से विकास कर रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उससे इनहेंस नहीं होती। आज की तालीम, तालीम का मतलब जो आपको शिक्षा दी जाती है, आप इसे समझ सकते हो, इसे बोलते हैं शिक्षा। कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही। तो सिंपली है कि लेखक ने जो गद्यांश दिया इसमें इसकी ओर बात किया है कि जो ज्ञान विज्ञान को हम तवज्जो देते आए जा रहे हैं, क्या वो कितनी हद तक सही है या कितनी हद तक गलत है, इसकी बात की गई है। क्योंकि आप भी अगर आप अपने हम अपनी अगर पुरानी शिक्षा व्यवस्था को देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कभी ज्ञान विज्ञान को उसने तवज्जो दिया है, पर उसने सबसे ज्यादा तवज्जो हमारे उसने दिया है, शिक्षा व्यवस्था ने दिया है, दर्शन को तवज्जो दिया है, कला को तवज्जो दिया है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी होती है हमारे जीवन के लिए। जैसे आप जीवन का रस पाते हो, जीवन को समझ पाते हो, नहीं तो आप मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते चले जाओगे, भागते चले जाओगे, और जो सुकून कहते हैं ना, सुकून की नींद, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप अगर आपने व्याख्या इसका समझ लिया है गद्यांश को, तो अब आंसर इसके बहुत आसानी से आप कर लोगे। सिंपल है। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? जो लेखक किस बात की ओर कह रहा है कि किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, या बाल्यावस्था पर? अब सिंपल, आपने अगर पढ़ा है गद्यांश को, समझा है, तो सिंपल क्या है, विज्ञान की बात उसने की नहीं। वो तो कह रहा है लेखक कि विज्ञान की वजह से हम इंसान न बन के रोबोट बनते जा रहे हैं। कला प्रवृत्ति, इसी की बात की है लेखक ने। लेखक ने यही कहा है कि कला प्रवृत्ति की ओर
हमें उसे ज्यादा तवज्जो देना है, उसकी सहारा देना, उसे पुश करना है, ताकि हम जीवन का आनंद ले सके, जीवन को समझ सके, महसूस कर सके, ना कि हम हवा में उड़ते चले जाए। ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सारे आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर आपने अनुच्छेद अच्छे से समझा है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होते, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा प्रेजेंट आप माइंड लगाओ, क्वेश्चन के आंसर पाओ। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है? तर्क प्रधान है, भाव प्रधान, कला प्रधान या बोध प्रधान? अब सिंपल है। मैथ क्या करता है? लॉजिक पे बात करता है। साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री किस पे बात करती है? लॉजिक की बात करती है। इतिहास में हम कोई बात ऐसे थोड़े ना मानते हैं कि अच्छा अकबर था, तो हम तभी अकबर को मानते हैं जब हमारे पास कोई प्रूफ मिलता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट कुछ चीजें पाते हैं, अकबर के बारे में पता चलता है, तब वो मानते हैं, तब उसकी टाइम ड्यूरेशन को मानते हैं। तो हमारा जो ये विषय क्या है? तर्क प्रधान है, सिंपल। भाव प्रधान नहीं, इमोशंस की बात ही नहीं है, आर्ट की बात ही नहीं है, और बोध प्रधान। इस देखिए, बोध का मतलब होता है ज्ञान, ध्यान से समझिए। बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब होता है ज्ञान। और कभी ज्ञान की बातें कोई करता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की बातें जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बकवास बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर से उड़ जाती है। क्योंकि अब ऐसे हम मान के चलो कि 99%, देखिए मेरे जो मानना है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि 99% लोगों को बातें समझ नहीं आती, उन्हें सच जानने से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें झूठ में जीने में मजा आ रहा है, वो ऐसे जीते जा रहे हैं। उनको आप जैसे सच बोलोगे, सिंपल अच्छे क्वेश्चंस करोगे, तो वो हिल जाएंगे। उनका जब बेसिक रूट रूट हिल जाएगा, बेसिक्स हिलेंगे, फंडामेंटल्स आप समझो, तो एकदम हिल जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, या व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है? अब समाज क्या उन्नति कर रहा है ज्ञान विज्ञान की वजह से, या समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, या व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है? अब इसको ध्यान से समझिए। तो इससे समाज उन्नति कर रहा है, यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। समाज में विभाजन हो रहा है, ये भी सही है, एक तरीके से विभाजन हो रहा है। व्यक्ति सृजन की राह पर चल रहा है, तो इसमें महत्व देने का कारण क्या है कि व्यक्ति सृजन की राह पर चल रहा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि विध्वंस की राह पर है। समाज उन्नति कर रहा है, गलत है। जो सही आंसर होगा, समाज में विभाजन हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ समझदार लोग अभी दुनिया में हैं, तो वो इन चीजों को नकारते हैं, और जो ना समझ लोग हैं, वो अपने बात को आगे रखना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो है चलती रहती है, विभाजन चलता रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इनकेस अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ। गिव मी सम सेकंड्स। हाँ जी, बाकी हम क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे करते हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है? किशोरावस्था किसका रास्ता अपनाती है? पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। अब सिंपल है, जब किशोरावस्था में आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो, तर्क की बात कर रहे हो, फैक्ट्स की बात किए जा रहे हो, तो इसकी प्रधानता और भाव में अभाव हो रहा है, भाव नीचे गिर रहा है, इमोशंस खत्म हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आप पतन की ओर जा रहे हो। सिंपल है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्ञान का रास्ता तो नहीं है, प्रगति भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, आप पतन की ओर जा रहे हो। राइट, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। समूह से भिन्न, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति? इसमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत बुद्धि लगाते हो, उस पर सोच विचार करते हो, तो उसे तर्क बोलते हैं, फैक्ट्स को आप मानते हो। स्वाभाविक, जो अपने आप चीजें स्वाभाविक, जैसे जीवन स्वाभाविक रूप से चलता है, अनिश्चितता होती है इसमें, अपने अपने कहते हैं फ्लो में चलता जाता है। या साहित्यिक, जो लिटरेचर से रिलेटेड है। या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने आप को व्यक्त करना। तो तर्क भी आपसे रिलेटेड है, स्वाभाविक कोई चीज होती है उससे रिलेटेड है अभिव्यक्ति, बट साहित्य है जो इन सबसे डिफरेंस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, इसमें कुछ टफ जैसा नहीं है। जब टफ है नहीं तो ज्यादा टाइम क्यों लगाना। अब इसमें पूछ रहा है निपात। निपात जैसा मैंने आप लोग को बताया था, निपात का मतलब क्या होता है? निपात का मतलब होता है बाहर से, कि जब किसी वाक्य में कोई छोटे छोटे शब्द आके, कुछ योजक चीजें आके उसमें एक निपात उत्पन्न करते हैं, थोड़ा सा भार दे देते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ, अब मैं जाता तो हूँ, तो मैंने थोड़ा भार दे दिया, सेंटेंस में तो लगा दिया, तो जो मैंने तो बोला था वो क्या था? निपात था। अब इसमें क्या है? आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, इसमें निपात क्या है? तो आप सिंपल समझ लो, आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है, लेकिन आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो जो भी है वो क्या है? निपात है। सिंपली अगर आप निपात समझते हो तो तुरंत इसका आंसर दे दोगे। राइट, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो कि फटाफट आपके क्वेश्चंस करवाते हैं, पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, मॉक टेस्ट, प्रीवाईक्यूज, यही आपको फोकस भी करना है अभी।
विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय आप समझते होगे, उपसर्ग में क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ता है, और अप्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। तो विकसित एक शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या है? शित, इत, ता, सत। तो सित प्रत्यय नहीं होता, ता भी नहीं होता, सत भी नहीं होता, इत प्रत्यय है, सिंपल है। क्योंकि विकास और इसमें क्या जुड़ जाएगा? इत, फिर क्या हो जाएगा? विकसित। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। तो सिंपल है, अनुच्छेद के आधार पर तो सीधा जो लेखक है इसी बात को इंगित कर रहा है कि अभी का जो नतीजा है सुखद नहीं है, वो दुखद, औसत भी नहीं है, ना ही पता नहीं, दुखद है। क्योंकि आज का जो परिवेश है, हम क्या कर रहे हैं? साइंस हम कितना पढ़ रहे हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं? हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं, हम बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, हम चीजों में लग्जरी ढूंढ रहे हैं, लाइफ में लग्जरिस्टिक, बहुत लग्जरी के पीछे हम भाग रहे हैं, और हम सच सबको छोड़ते जा रहे हैं। सच क्या है पता ही नहीं है, हमें जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, जीवन क्या है किसी को लेना देना नहीं, जीवन का कोई महत्व है कि नहीं। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि जीवन क्या है, हम क्यों है, कहाँ है। दर्शन का उद्भव इसी से तो हुआ। दर्शन यही तो बताता है कि जीवन क्या है। इसी सारे प्रश्नों का उत्तर तो देने की कोशिश करता है, या प्रश्न तो उठाता है ना। साइंस इन क्वेश्चंस को नहीं करता, क्योंकि साइंस को पढ़ी है कि ग्रेविटेशनल क्या होता है, कोई चीज कैसे बनाए, बॉम्ब बनाना है, कुछ नया बॉम्ब कैसे बनाए, कुछ नई चीजें कैसे इंक्लूड करें। तो साइंस इसके पीछे भागता है, और ये काफी हद तक सही नहीं है। इसी की बात कर रहा है लेखक, तो इसमें क्या है? ये दुखद है, लेखक ने ये बात बोली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? अब आधुनिक शिक्षा में सिंपल देखिए, कला को महत्व दिया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, कला को महत्व देते ही नहीं आधुनिक शिक्षा में। बाकी भाषा को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया था। लैंग्वेज से, फाइन आर्ट से आज के आधुनिक शिक्षा को ज्यादा लेना देना नहीं। उन्हें विज्ञान से मतलब है, और सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया जाता है तो विज्ञान को दिया जाता है। इतिहास को भी कोई महत्व मिलता है, बट जो विज्ञान है उसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने उसे पढ़ लिया है गद्यांश को, तो फटाफट इसका आंसर आप लोग कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ डाउट वाला नहीं। अब इसका एक बार देख लेते हैं। इसमें सिंपली अब आ गया है पद्य वाला पोर्शन। आपको पता है गद्य आता है, पद्य आता है, और वो आता है। गद्य वाले पोर्शन में क्या है कि आपको नॉर्मली गद्य को पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पद्य वाले में क्या है? इसको भी पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फिर हमारे बाद उसके बाद आपका आता है हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन आता है। पेडागोजी में आपको एज अ टीचर सोचना है, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हम क्वेश्चन की ओर फटाफट चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको थोड़ा पद्य को समझते हैं। पद्य क्या कह रहा है? साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगणित मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बध मुक्त। अब इसे समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। साकार, जिसका कोई आकार है। दिव्य गौरव विराट, की साकार है, अब बहुत दिव्य गौरव, बहुत बड़ा आपका विराट स्वरूप है। पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, और आप पौरुष के, पुरुष के जो पूंजीभूत ज्वाल है, आप एक अग्नि के समान है, उसको प्रकाशित करने वाले, उज्ज्वलित करने वाले हैं। मेरी जननी के हिम किरीट, और मेरी जननी के हिम मतलब, हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ के किरीट। यानी मेरी जननी के एक आप ऐसे समझ लो स्नो का एक बहुत बड़ा ढेर है, बर्फ का ढेर है, उसकी बात कर रहे हैं। मेरे भारत के दिव्य भाल, कि आप मेरे भारत के क्या है? दिव्य भाल है। और ये किसकी बात की जा रही है? ये हिमालय पर्वत की बात की जा रही है। कि मेरी जननी यानी मेरी पृथ्वी के, मेरी भूमि के, यानी मेरे भारत देश की हिम किरीट है। हिम किरीट का मतलब बर्फ के ताज हैं। ताज समझते हो आप, जो मुकुट कहते हैं उसे। मेरे भारत के दिव्य भाल, और मेरे देश के दिव्य भाल है, मेरे देश की दिव्यता को प्रदर्शित करते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बध मुक्त, आप युग युग से अजय हैं, यानी आप कभी नष्ट नहीं होते, आप हमेशा से विकसित होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे स्वदेश की, हमारे देश की भूमि की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं। युग युग गर्वोन्नत नित महान, और युग युग से गर्वोन्नत मतलब गर्व से उन्नत करना, या गर्व से आप तने हुए हैं। हमारा पूरा देश, हमारी पूरी जननी, हमारी पूरी वसुंधरा, पूरी पृथ्वी इस गर्व से गर्वान्वित होती जा रही है। निश्चिम व्योम में तान रहे। निश्चिम मतलब पूरी तरह से बिना किसी डर के आप व्योम, व्योम का मतलब होता है यहाँ पे आकाश से, या आप इसे समझ सकते हो नभ में। किन निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कि आप पूरे पूरे तरह से आप ऊंचे हैं, आकाश को छूते हुए दिखाई देते हैं, और इससे हमारे देश की शोभा बढ़ती है, हमारी पृथ्वी की, हमारी जननी की शोभा बढ़ती है। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, 2 मिनट थोड़े और हैं, उसको भी समझते हैं।
अब ये हिमालय पर्वत की बात की जा रही है और इसकी और थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसी कैसी अखंड या चिर समाधि, कि आप जो ऊंचे सीना तान के बैठे हुए हो, क्या कैसी आपकी समाधि है या किस तरह की आपकी चिर समाधि। चिर चिर का मतलब क्या होता है कि आप बहुत समय से समाधि लिए बैठे हैं, तो कैसी आपकी चिर समाधि है। यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, और आपका ध्यान कितना अमर है, आप कितने वर्षों से इस ध्यान में हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत क्या है, हमेशा ऊंचा है, वैसा ही बना रहता है और ऊंचा होते जा रहा है। तो महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। और लेखक या जो कवि है वो प्रश्न भी करता है कि हे पर्वत, तुम महान शून्य में खोज रहा, तुम इतने ऊंचे आसमान में क्या खोज रहे हो, इस महान शून्य में किस जटिल समस्या का निदान पाना चाहते हो, किस समस्या को हल ढूंढ रहे हो आप। उलझन का कैसा विषम जाल मेरे नगपत मेरे विशाल, कि मेरे नगपत मेरे पहाड़ों के देवता, इतने विशाल और विस्तृत भूखंड पे आप विराजमान हैं, और आप उलझन का कैसा विषम जाल, और आप कैसी उलझन में हैं, किस उलझन के विषम जाल में फंसे हुए हैं, जिनका निदान पाने के लिए आप महाशून्य में भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी की बात थी, इसमें मोस्टली बात किसकी की गई है, हिमालय पर्वत की बात की गई। अब फटाफट हम क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर करते हैं। हिम किरीट का आशय क्या है, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्ण मुकुट। सिंपल है, हिमालय पर्वत क्या है, बर्फ से घिरा हुआ है, तो उसका मुकुट कैसा होगा, बर्फ का होगा। हिम का मतलब होता है बर्फ, जैसा मैंने आपको बताया भी था, और किरीट का मतलब होता है मुकुट, यानी बर्फ का मुकुट। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो फटाफट टाइम वेस्ट न करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगपति का विग्रह और समास क्या होगा। नगपति का मतलब क्या होता है, नगपति का मतलब बताने। रत्नो यानी नग का पति तत्पुरुष, रत्नों का पति। नग यानी पर्वतों का पति जो कर्मधारय है, नग पर्वतों का पति यानी तत्पुरुष, और नगों का पति जो ऐसा है बहुब्री। आप सिंपल समझिए, पर्वतों का पति यानी कर्मधारय, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पर्वतों का पति क्या है, नगों का पति, पर्वतों का पति तत्पुरुष, ठीक है, और नगों का पति जो है ऐसा बहुब्री। देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुब्री में, क्योंकि नगों का पति यानी पर्वतों का पति, और ये क्या है, उसके बाद इसका अगर नाम लिखोगे आप तो हिमालय पर्वत आएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुब्री होगा, क्योंकि बहुब्री में होता है कि ना तो प्रथम पद आपका वो होता है, मुख्य होता है, ना तो गौड़ पद होता है, कोई तीसरा पद आता है जो मुख्य होता है, उसी को बोलते हैं बहुब्री। जैसे आपने पढ़ा होगा दशानन पढ़ा होगा, तो दशानन में क्या होता है, 10 है जिनके आनंद, और अर्थात रावण, तो ना तो 10 उसका मुख्य है ना आनंद मुख्य है, वो कौन सा मुख्य है, रावण मुख्य है, क्योंकि रावण के ही 10 मुख हैं, उसी की बात कर रहे हैं। हमेशा बहुब्री और कर्मधारय में अगर आप कंफ्यूज हो तो सिंपल चीज समझना कि बहुब्री में क्या होता है, एक यूनिकनेस होती है। जैसे पर्वतों का जो पति है, जो पर्वतों का एकदम देवता है, या आप उसे समझ लिए उसका राजा है, वो कौन है, वो हिमालय पर्वत है, उसके अलावा और कोई नहीं पूरी दुनिया में, अपने आप में वो अद्वितीय है, यानी यूनिक है, इसीलिए वहां पे बहुब्री होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछता है किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। किस पंक्ति में बात करी गई कि हिमालय क्या है, शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। युग युग अजय निर्बध मुख, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट। पूछा गया हिमालय शक्ति की ज्वाला का ढेर है, तो शक्ति की ज्वाला का ढेर कब कहा गया है, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, इसी में कहा गया है कि हिमालय क्या है, शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। राइट, देखिए अगर आपने पोइट्री को आराम से समझा है तो आप इसके आंसर्स फटाफट करते हुए आगे बढ़ जाओगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप गद्य पढ़ो या पद्य पढ़ो उसमें थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, क्योंकि जब आप टाइम देके समझ जाओगे तो आप उसका आंसर जो है वो फटाफट कर पाओगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त है, जिसे नहीं जीता सकते, अजय। अब सिंपल अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं, और जो कभी मरे ना उसे क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, या आप चिर बोल सकते हो उसे, चिर है। अखंड, अखंड का मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, अमर, जैसे मैंने बताया। दिव्य, दिव्य का मतलब जो प्रकाशित हो या जो अलौकिक हो, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजय। राइट, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। निस्सीम शब्द में संधि कौन सी, अब स्वर संधि है, संधि तो स्वर है ये सबको पता है, व्यंजन नहीं है, विसर्ग नहीं है। अब स्वर संधि है तो स्वर संधि में कौन सी संधि है, दीर्घ है कि नहीं, तो निस्सीम में क्या होगा, निस्सीम में हो जाएगा निस, निशि, धन, सीम, और इससे बना क्या, निश्चीम बना, यानी
ई की मात्रा बन गई, हमेशा दीर्घ बनता है दीर्घ संधि में, तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्योंकि दीर्घ संधि में क्या होता है, आ ई उ, जब ये आ ई उ से मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ ई उ बन जाता है, यानी हमेशा ही दीर्घ इसमें बनता है दीर्घ। और यही इस चीज की खूबसूरती है कि आप इसे आसानी से जान सकते हो कि जो दीर्घ बनेगा तो वो हो जाएगा उसमें दीर्घ संधि। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। इन क्वेश्चंस में आपको बस बेसिक्स लगाने हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फटाफट आप इसका आंसर कर लोगे। बट अगर आप देखो, इनकेस अगर आपको लगे कि मुझे नहीं आती संधि, तो आप इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हो और इस पे भी आंसर बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको संधि नहीं आती, पूछ रहा है निसीम में संधि कौन सी है, अब इतना इतना आपके पास बेसिक्स होना चाहिए कि व्यंजन और विसर्ग नहीं है, स्वर संधि है। तो स्वर संधि में भी दीर्घ है, सिंपल ऐसे मार दोगे। अगर आपको इनकेस नहीं क्लियर हो रहा है टॉपिक तो, बाकी अगर आपको क्लियर है कि संधि कौन सी है तो आप सिंपली मार सकते हो, राइट। जैसे आपके गुण संधि होती है, यर संधि होती है, वृद्धि होती है, अयादि होती है, ये बेसिक्स है, आप एक बार रिवाइज करके जाना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी संधि होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, यतिवर क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। यतिवर का मतलब क्या होता है, यतिवर का मतलब होता है कि जो सैनिक होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए शब्दों का प्रयोग होता है। और हिमालय के लिए इसका यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये भारत का क्या है, प्रहरी है, प्रहरी की तरह हमारे हिमालय भारत के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। एंड इसके भी आंसर्स हो गए, तो अब हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें आपको सिंपली चीजें करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको एज अ टीचर इन क्वेश्चंस को कन्फ्रंट करना है। आप समझिए, आप टीचर हैं, आप प्राइमरी टीचर हैं, और फिर आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर आपको जो लॉजिकली सही लगता है उसका आंसर करिए, राइट। आपको अगर फैक्ट पता है तो आपको फैक्ट के थ्रू आंसर दे दोगे, बट मेनली ये फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते। फैक्चुअल क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके परिवेश से, आपके बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे जो आप एज अ टीचर इन प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका आइडिया लगेगा कि इसमें आंसर कौन सा होगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा का आपको आकलन करना है, असेस करना है। आप एक भाषा शिक्षक हैं, बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, तो आप कैसे करोगे, उसका उद्देश्य क्या है उसको करने का। उनकी पठन क्षमता का आकलन, क्या भाषा का आकलन करने का उद्देश्य कि आप ये जान पाओ कि बच्चे पढ़ कितना पाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। भाषा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उनकी लेखन क्षमता भी नहीं जाननी, उनके बोलने की कुशलता और उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का, बोलने की भी कुशलता नहीं जानी, हमें जानना है उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता कितनी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप उन्हें अवसर दो बोलने के लिए, और आकलन अगर आपको करना है तो आप सिंपल तभी समझोगे जब जान पाओगे कि उनकी भाषा प्रयोग करने की क्षमता है वो कैसी है, राइट। अब आप एज अ टीचर जब सोचोगे तो इनके आंसर्स आप बहुत इजीली दे पाओगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे प्रभावी, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम प्रभावी तरीका है भाषा आकलन में, कहानी कहना, या कहानी कहने से कहना एक कम प्रभावी तरीका है भाषा आकलन के लिए, या कहानी लिखना, या घटना वर्णन, या श्रुतलेख। देखिए, कहानी कहना, लिखना और श्रुतलेख नहीं होगा आपका, जब घटना वर्णन करते हो तो घटना वर्णन से क्लियर होता है कि आपकी भाषा शैली कितनी अच्छी है, या आपके भाषा का आकलन हो सकता है कि आपको भाषा की नॉलेज कितनी है, राइट। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 108। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, या क्या है। ये देखो, बहुत सही बात की जाए कि आकलन की प्रक्रिया में जब आप कोई कुछ असेस करते हो बच्चे को, तो केवल ये बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, इससे ये भी पता चलता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। बच्चा कितना समझ पाए ये तो आप समझोगे, बट ये भी समझ आता है कि टीचर ने कितने अच्छे से बच्चे को समझाया, क्योंकि अगर टीचर अच्छे से समझाएगा तो मे भी बच्चे को पूरा समझना है, बट कुछ हद तक तो समझ आएगा ही, राइट। तो आपको इस शिक्षण का भी आकलन होता है कि टीचर ने शिक्षा कैसे दी है। पूर्णता सही है, अंशता सही है, पूर्णता गलत है, निराधार है। ये पूर्णता सही बात है, क्योंकि एज अ टीचर आप खुद ही सोचो, जब आप बच्चों को सिखाओगे बढ़िया से तो बच्चे अगर नहीं पूरा समझ पा रहे हैं तो कुछ हद तक तो वो समझ ही जाएंगे, राइट। तो ये पूर्णता सही है। अगले क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। क्वेश्चन फिर सिंपल सा है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा करके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किस आधार पर जानकारी दी, अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षण। सिंपल है, रीमा ने क्या किया, उसकी पोर्टफोलियो को देखा और उसके बाद अभिभावकों को जानकारी दे दी। अब ऐसे क्वेश्चंस आपने आई होप बहुत सारे किए होंगे, राइट। तो इसीलिए मैं इन पे ज्यादा रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके, और जितने पीवाईक्यूज में करा रहा हूँ एक दो क्वेश्चन रिपीट ही दिखता है, और रिपीट नहीं भी होता तो राउंड ऑफ मिक्स होते हैं क्वेश्चन, सेम मिलते हैं, राइट।
इस चीज को समझ लो। 1-1-10 पे देखते हैं आंसर क्या होगा। पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र बनाना। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसमें भी लिखना के अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना लिखना के अंतर्गत आता है, ये तो है ही। शब्द लिखना आता है कि अक्षर लिखना आता है कि चित्र बनाना आता है। तो जब कोई पहली कक्षा का बच्चा है तो उसके लिए जो आप अक्षर बना रहे हैं वो भी उसके लिखने के लिए आएगा, चित्र बनाना लिखने में नहीं होगा। अब वाक्य तो लिख नहीं पाएगा, शब्द को भी नहीं लिख पाएगा, अभी वो अक्षर बना लेगा। अगर अगर वो बनाना सीख गया कि ऐसे करने से आ बनता है, ऐसे करने से ई बनता है, ऐसे करने से ऊ बनता है, या ऐसे करने से री बनता है, तो समझ लो कि वो उसके लिखने की शैली विकसित हो रही है या वो लिखने को सीख रहा है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आपको पढ़ना सिखाना है बच्चे को और बच्चा पढ़ना सीख रहा है, तो उसमें कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। तो अगर प्राथमिक स्तर पर है तो अनुमान लगाना भी महत्वपूर्ण है, संदर्भानुसार अर्थ निकालना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कम महत्वपूर्ण के अक्षरों की पहचान भी महत्वपूर्ण है। पढ़ने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, यानी कोई कहानी का कुछ मोरल सीखना है, ऐसा कुछ उद्देश्य है तो वो कम महत्वपूर्ण। कोई उद्देश्य की जरूरत नहीं है, ये प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य को उसे समझना ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा। उसे जो समझना है वो क्या है कि बस वो पढ़े। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? तो प्रैक्टिस करना ही होता है मेन। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा जो अर्जन क्षमता, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर। भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो किससे संबंधित है? देखिए, चॉम्स्की ने क्या कहा था? चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में क्या होता है, इनबिल्ड होती है भाषा, लर्निंग कैपेसिटी जो होती है इनबिल्ड होती है, बाई नेचुरल, बाई डिफॉल्ट मिलता है उन्हें। अब भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन की क्षमता, तो ये चॉम्स्की से नहीं, ये प्याजे से संबंधित। आपने प्याजे का अगर रोल पढ़ा होगा तो आपको बेसिक्स आइडिया लगेगा, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट फटाफट करके हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल में बात करें, भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा रिसोर्स, संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। अब प्राथमिक स्तर पे बच्चे को सिखाना है तो टेलीविजन क्या महत्वपूर्ण सर्वाधिक होगा? नहीं। समाचार पत्र? नहीं। बाल कंप्यूटर? नहीं। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो क्या है? बाल साहित्य, क्योंकि हम बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे को समझाना है तो उसके लिए उसको बाल साहित्य के बारे में बताएं, इतना काफी होता है, दैट्स इट। उसे और बहुत एक्स्ट्रा नहीं जानना है, ये बताने की जरूरत नहीं है, राइट? अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हैं। इतने क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, नो डाउट। आपको बस बेसिक करना है, पीवाईक्यूज करो, प्रैक्टिस सेट करो, एंड दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर यू, राइट? क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित? अभी की एजुकेशन पॉलिसी इस बात पे ज्यादा फोकस करती है कि आपको अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हो, और प्राइमरी स्तर पर बच्चे को जो पढ़ाने का जो व्यवस्था होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, वो उसकी भाषा, अगर बात करो, भाषा को अगर संदर्भित करो तो वो मातृभाषा ही होनी चाहिए। तो अगर बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहे तो ये क्या है? ये स्वाभाविक बात है, निंदनीय नहीं है, विचारणीय और अनुचित भी नहीं है, ये एक स्वाभाविक बात है, और हमारी शिक्षा पद्धति इस पे जोर दे रही है कि ऐसा होना ठीक भी है, उसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है इसमें, राइट? अगले क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं। बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेलिज्म हमारी पहचान भी है और हमारी डाट डाट व डाट डाट का अभिन्न अंग है। सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता और साहित्य का, संस्कृति और साहित्य का, संस्कृत और चुनौतियों का। तो सिंपल है, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है मल्टी लैंग्वेलिज्म, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, डाइवर्सिटी का देश है हमारा देश, विविधताओं का देश है, राइट? विविधता का मतलब क्या होता है? so many languages, so many thoughts, so many people, different type of people, different type of clothes, different type of you know पहनने का, बोलने का, सब कुछ का तरीका बहुत ही अलग है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सभ्यता और संस्कृति हमारी उससे क्या होता है, उससे उसका अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आज बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? सहायक, बाधक, निरर्थक, उपयोगी। अब कार्टून है, भाषण है, विज्ञापन है, ये बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या है? प्राइमरी स्तर की बात कर रहे हैं तो कार्टून्स हो गए, ये सब बहुत उपयोगी है, राइट? सहायक है, ना कि बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। सहायक होंगे, जो राइट आंसर होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 3 क्वेश्चन बचे हैं आज की क्लास के, फटाफट इसको देखते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी आप पीआईक्यू कर रहे हो और
फोकसली आपको बस पेपर करना है अच्छे से, राइट? उतना आपको फोकस करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, फटाफट क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं, आपको क्वालिफाई करना है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट करेंगे। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें, सॉरी, सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वो पांचों लिख लेती है, किन्हें लिख लेती है, आंखें लिख लेती, दोनों। तो वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। अनुनासिक और आप जानते होंगे अनुस्वार होता है, और एक क्या होता है, अनुनासिक होता है। जैसे ये होता है अम, ठीक है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति सामान्यीकरण करती है। तो क्या है, वो अनुचित के प्रति सजग है। आपका जो होगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना और बच्चे की पठन क्षमता। अब देखिए, लिखित क्षमता को पहचानना भाषा शिक्षण के कार्यक्रम के लिए जरूरी नहीं है। सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, पठन क्षमता भी नहीं। तो अब दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सहज भाषाई क्षमता या सहज मौखिक अभिव्यक्ति। तो जो ज्यादा जरूरी है वो है सहज मौखिक अभिव्यक्ति, ना कि भाषाई क्षमता। क्योंकि आप मौखिक अभिव्यक्ति कर पाता है अगर वो भाषा का, तो एक हद तक कहेंगे कि उसे भाषा की एक समझ है। ठीक, और अगर उसे समझ है तो बस इतना काफी है उस कार्यक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वह 2 या 3 भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो 2 से 3 भाषाओं को बोलने में बोलने में होते हैं, पढ़ने में नहीं होते, लिखने में, रटने में नहीं, समझने में और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यह समझना जो होगा आंसर सही हो जाएगा, राइट? फटाफट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डांट डांट को सीखना, उसकी डांट डांट को सीखना। अब किसी विषय को अगर सीखना है तो उसका क्या मतलब है? क्या उदाहरणों को सीखा, विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु को सीखना, उसकी उपयोगी को सीखना? नहीं, अवधारणाओं को सीखना, शब्दावली या विषय। तो किसी विषय को आप लोगों को सीखना है तो उसकी शब्दावली और विषय, इन दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका 4 ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। 2019 का पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। अभी हमारा 2020 का 1 पीवाईक्यू बचा है, उसे भी हम क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप ये भी कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको आपके क्वेश्चंस क्या है, मेनली आपको बस ये बताना कि आपके क्वेश्चंस कोई हैं, जो डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डाउट क्लास हो जाएगी, उसमें नो डाउट। तो बाकी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से पेपर करो, अच्छे से आपको एग्जाम देना है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।